नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्वेश्चन आंसर्स। तो ऑलरेडी हमने इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन कर ली है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है ना, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। क्या सर्कमस्टांसेस थे? तो द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। पहला क्या था कि ऑटोक्रेटिक रूल था किसका? लुईस 16 का। फिर और फॉर साइटेडनेस नहीं थी लुईस 16 में। ठीक है। सेकंड रीज़न क्या हो गया कि जब उनने लुईस 16 ने थ्रोन अपनाया तब क्या हुआ? ट्रेजरी खाली थी बिल्कुल, क्योंकि बहुत लंबे समय से वॉर हो रही थी अलग अलग देशों के साथ फ्रांस की। ठीक है। और क्या था, जो इमेंस पैलेस था वर्सलीज में, उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था। एक्स्ट्रा वेजेंस की वजह से वो उसकी कॉस्ट ही पूरी नहीं होती थी, खर्चा बहुत था। फिर थर्ड क्या था कि लुईस 16 जो था फ्रांस 13 अमेरिकन कॉलोनी को हेल्प करता है जब उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी किससे? ब्रिटिश से। तो इससे क्या हो गया? बिलियन लिवरेज उनके ऊपर कर्जा हो गया, जिससे जिसके जो कर्जदार थे फिर वो 10% इंटरेस्ट लगा रहे थे उन पर, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा कि टैक्स इंक्रीज करने की कोशिश की उन्होंने। तो टैक्स इंक्रीज क्यों करना चाह रहे थे? वो आर्मी को मेंटेन करना था, गवर्नमेंट ऑफिस रन करने थे, यूनिवर्सिटीज रन करनी थी, इस वजह से टैक्सेस बढ़ा दिए उन्होंने। द फ्रेंच सोसाइटी जो है डिवाइडेड थी ऑलरेडी, वो 3 स्टेट्स में थी। ठीक है। जिसमें फर्स्ट 2 स्टेट्स क्लर्जी और नोबल जो थे उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, और वो प्रिविलेज थे, उनको बहुत सारी सुविधाएं थी। और सारा बर्डन जो फाइनेंसिंग का था किसके ऊपर था? वो तो वो थर्ड स्टेट के ऊपर आता था। सारे टैक्सेस जितने पे करने होते थे थर्ड स्टेट को। तो इस तरह से अब पॉइंट 5 क्या है कि जो एक मिडिल क्लास, जब ट्रेड की वजह से मिडिल क्लास आ जाती है 18th सेंचुरी में, जो पढ़ी लिखी भी थी और एनलाइटेंड भी थे। ठीक है। उन्होंने डिवाइन राइट किंग के जो थ्योरी थी वो उसको मना करके वो नहीं मानते थे वो। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंसान का स्टेटस देखना है तो उसके मेरिट के बेस पे देखा जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट क्या कहता है कि उन्होंने स्ट्रेस किस चीज़ पे दिया था कि बहुत सारे जो आइडियाज़ इक्वालिटी के थे, फ्रीडम के थे, उनके ऊपर जो किसने दिए थे? फिलोसफर्स जैसे कि जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, मोंटेस्क्यू वगैरह जैसे फिलोसफर्स ने आइडिया दिए थे। इन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं वो लोग। फिर अब 7th पॉइंट क्या है कि जो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही करप्ट थे। ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, वो ज़्यादा कॉमन इंसान को क्या नहीं देते थे? वेटेज ही नहीं देते थे, मायने ही नहीं रखते थे वो लोग उनके लिए। तो अब इससे क्या हो गया कि स्टेट ने जो टैक्स बढ़ा दिए थे जो रेगुलर एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए और आर्मी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स चलाने के लिए, ये भी एक कारण रेवोल्यूशन का बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें अगर हम, तो इसमें क्या है कि विच ग्रुप ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन। किस ग्रुप को बेनिफिट मिला था? विच ग्रुप वर फोर्स टू रेलिंक्विश, और किस ग्रुप को छोड़ने को मजबूर किया गया था अपनी प्रिविलेजेस? विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन। तो सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन के आउटकम से कौन परेशान हुआ था? द वेल्दी क्लास ऑफ द थर्ड स्टेट विच केम टू बी नोन एज द मिडिल क्लास। जो वेल्दी क्लास थी ना थर्ड स्टेट की, जिसको मिडिल क्लास बोलते थे, उन्हें सबसे ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन से बेनिफिट हुआ था। इस ग्रुप में कौन कौन आता था? बिजनेसमैन, पेटी ऑफिसर्स होते थे, लॉयर, टीचर, डॉक्टर, ट्रेडर, ये सब। ठीक है। ये लोग क्या करते थे? पहले सारे टैक्स यही देते थे, लेकिन स्टेटस इनको इक्वल नहीं मिलता था बाकियों के समान। ठीक है। जो ऊपर वाले क्लासेस के समान, जैसे नोबल और क्लर्जी लोग थे। और रेवोल्यूशन के बाद क्या हो जाता है कि अब इनको भी इक्वली ट्रीट किया जाने लगा दूसरी सेक्शंस के साथ। ठीक है। तो फ्यूडल सिस्टम का भी एबॉलिशन हो गया। टैक्स जो था अब क्लर्जी और नोबिलिटी को भी करना पड़ता था। ठीक है। और उन्हें अपनी जो सुविधाएं थी क्लर्जी और नोबिलिटी को छोड़नी पड़ी थी। तो उसके बाद क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थी उनके पास, क्लर्जी और नोबल्स के पास, वो भी ले ली गई थी। तो जो पोर सेक्शन सोसाइटी का था ना, जैसे कि स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर, सर्वेंट्स, डेली वेज अर्नर, ये सबसे ज़्यादा परेशान हुए थे रेवोल्यूशन के आउटकम से। और औरतों को भी बहुत ज़्यादा इससे परेशानी थी, क्योंकि औरतों को भी कुछ खास इंपॉर्टेंट स्थान नहीं मिला था। ठीक है। नाउ डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। अब क्या लेगेसी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की? ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे लाइक आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स जो थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेगेसी मानी जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो दुनिया को मिली है। और ये आइडियाज़ जो है 19th और 20th सेंचुरी में पूरी दुनिया में पॉलिटिकल मूवमेंट का एक बेस बन जाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आता है कि आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी फ्रांस से पूरी दुनिया में फैल गया था। ठीक है। जिससे फ्यूडलिज्म को ख़त्म कर दिया गया था यूरोप में और दूसरे जहाँ जहाँ भी उस समय था। अब जो क्या था, कॉलोनाइज्ड लोग थे, उन्होंने भी इस आइडिया ऑफ फ्रीडम पे काम किया और अपने आप को सॉवरेन नेशन के रूप में घोषित किया धीरे धीरे। तो
अब आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो आया था, वो एक मास मूवमेंट बन गया पूरी दुनिया में। अब सारे लोग क्वेश्चन करते थे किसको, एब्सोल्यूट पावर को। राजा को एब्सोल्यूट पावर क्यों है, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आने लगे लोगों में। तो इसका इम्पैक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन का भारत पे भी बहुत अच्छा देखा गया है। जैसे टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, बहुत ज़्यादा वो दोनों प्रभावित थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो एंड में हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या पूरी दुनिया में जो है लोग उनके हक से परिचित हुए, उनके जो राइट थे उनसे परिचित हो गए। अब draw up a list of democratic right we enjoy today whose origin could be traced in the French Revolution। क्या है कि जो हम राइट्स enjoy करते हैं आज के टाइम में, जिनका ओरिजिन फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ है, उनको देखना है हमने। तो डेमोक्रेटिक राइट कौन कौन से हैं? पहला आ गया राइट टू इक्वालिटी, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ गया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आ गया इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स बन चुके हैं आज के समय में। ठीक है, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। ठीक है, नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू वोट, ये सब राइट्स जो हैं हम आज के समय में इंजॉय करते हैं, जिनका बेस फ्रेंच रेवोल्यूशन ही है। वुड यू अग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वॉज बी सेट विद कंट्रडिक्शन? एक्सप्लेन। देखो, क्या आपको लगता है कि जो यूनिवर्सल राइट के बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में बात हुई थी, वो बाद में किसके जो कंट्रडिक्शंस में से घिर गया, क्यों? इसको एक्सप्लेन करना हमने, कैसे हुआ था ये? जो यूनिवर्सल राइट का मैसेज था वो कंट्रडिक्शन में घिर गया। कैसे? कि जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ अ मैन एंड सिटीजन था वो क्लियर ही नहीं था। पहले तो इसमें पता ही नहीं था कि किस किस के लिए है और किसके लिए नहीं है, और इसके डबल मीनिंग भी थे। ये एक डबल मीनिंग टर्म समझी गई थी। In fact, that unless there is economic equality, real equality cannot be रिसीव्ड एट एनी स्फेयर। जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होती तो दूसरी अदर स्फेयर में क्या इक्वालिटी आप देखोगे? तो इक्वल अगर सोर्सेज को एक्सेस नहीं है लोगों को, तो कैसे होगी इक्वालिटी? वो भी नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन लेड स्ट्रेस, किस पे स्ट्रेस करते थे वो? लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसमें डिनाई कर दी गई थी। जैसे कि राइट टू वोट जो है, जो इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव डिड नॉट सॉल्व। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत ही कम लोग होते थे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, पढ़े लिखे होते थे, उन्हीं लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए देते थे मौका। और दूसरी तरफ से वुमेन को क्या बना दिया गया? पैसिव सिटीजन। वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी पॉलिटिक्स में, और ना ही उन्हें राइट टू वोट था, और ना ही किसी ऑफिस में बैठ सकती थी, और आदमियों की तरह काम नहीं कर सकती थी वो। तो इसीलिए उनका स्ट्रगल पॉलिटिकल राइट्स के लिए कंटिन्यू रहा। तो अब फ्रांस कंटिन्यू करता है स्टिल एक्सपैंड करना अपनी कॉलोनीज़। वो अपनी कॉलोनीज़ बढ़ाई जा रहा था। अगर राइट टू इक्वालिटी और फ्रीडम की बात करते हैं आप, तो कॉलोनी क्यों बढ़ानी है? तो ये भी तो एक रीज़न हो सकता है कि जो राइट डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने प्रोवाइड किए वो उनके कंट्रोडिक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, दस इट्स इमेज एज ए लिबरेटर कुड नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस वजह से जो है इनकी जो इमेज है एज लिबरेटर, मतलब लोगों को लिबर्टी दिलाने वाली, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। स्लेवरी जो है फ्रांस में लगभग फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी तक चलती रही। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? देखो, राइज ऑफ नेपोलियन कब हुआ था? हम देखते हैं कि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, डायरेक्टरी रूल जब चल रहा था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, और वो बहुत ही अच्छे विजेता थे अपने समय में। तो उन्होंने फ्रांस वाले लोगों को लगता था कि मिलिट्री डिक्टेटर ही अब ये डिस्प्यूट सॉल्व कर सकता है और स्टेबल गवर्नमेंट को ला सकता है। और 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो राजा बन जाते हैं फ्रांस के, और उन्होंने शुरू कर दिया अपने आसपास की कंट्रीज़ को जीतना, और उनको जो दूसरी डायनेस्टीज़ के राजा थे वहाँ पे उन सबको हटाना शुरू कर दिया, और उनकी जगह अपने परिवार के लोगों को राजा बनाना शुरू कर दिया। अब नेपोलियन अपने आप को मॉडर्नाइजर मानते थे कि उन्होंने आधुनिकीकरण कर दिया किसका? यूरोप का। और उन्होंने बहुत सारे क्या किया था, लॉज इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का सुरक्षा होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, पूरे आसपास में जितने भी, जैसे 1 kg में कितना मटेरियल आएगा, एक देश में अगर जितना मटेरियल देखा जाएगा उतना ही दूसरे देश में भी 1 kg में मटेरियल, मतलब केजी वेट्स मेजर जो है इक्वलाइज कर दिया, और डेसिमल सिस्टम को भी जोड़ा। बट हिज राइज ऑफ पावर कुड नॉट लास्ट फॉर। अब देखो, ज़्यादा लंबे समय तक राइज ऑफ पावर नहीं रहा, क्योंकि वो फोर्स पे और लड़ाई पे ही जीवित थे। ज़्यादातर युद्ध करना और कंक्वेस्ट वगैरह ही उसी में बिजी रहे, और फाइनली उसी कारण से वो वाटरलू की बैटल में डिफीट होकर के उनका रूल जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारे चैप्टर का एक्सरसाइज भी कंप्लीट। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।